द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ जर्मनी से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर प्रदीप पवार जी। उनके फादर का ताल्लुक होशियारपुर से और वालदा का ताल्लुक मोची दरवाज़ा लाहौर से है और इनके एंसेस्टर्स जो थे वो महाराष्ट्र से पंजाब में आके सेटल हुए। और डॉक्टर साहब जो हैं 46 साल से जर्मनी में हैं और साइंटिफिक इंजीनियर हैं पेशे के एतबार से। 2 पीएचडीज़ कर चुके हैं, इसके अलावा 2 इंजीनियरिंग डिग्रीज़ हैं। अभी यूनिवर्सिटी पेपर्स की ग्रेडिंग करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ काम करते हैं और एक छोटी-सी कंपनी के मालिक भी हैं। तो डॉक्टर साहब अपने बारे में थोड़ा-सा मज़ीद बताइएगा, आप क्या और क्या करते रहे हैं? उसके बाद हम जो है रोल मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया में, पाकिस्तान में और यूरोप में क्या बच्चे सोचते हैं, नौजवान सोचते हैं कि उनके रोल मॉडल्स क्या हैं? डॉक्टर शकील साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं आपकी बहुत सारी डिस्कशंस सुनता रहता हूँ और मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ और आप उन शख्सियत में से हैं जो एक इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल यूट्यूब से लोगों को एजुकेट करती हैं। थैंक तो यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी पहली मैंने 2-3 वीडियोज़ देखी थी, उसको मैंने फ़ॉलो किया और उसपे मैंने कमेंट्स भी लिखे। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आपने तो बता ही दिया कि मैं कहाँ से हूँ और क्या करता हूँ। और जर्मनी में जैसे आपने बोला कि 46 साल से हूँ। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में काम किया है और मेरी सारा जो प्रोफ़ेशन था, वो टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच था। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया, बहुत सारी नॉर्म्स लिखी और गाइडलाइंस लिखी, टेम्पलेट्स लिखे जो आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। वो कुछ ऐसे टेम्पलेट हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल नॉर्म्स भी बन गई हैं। जिन जिन जो वर्ल्ड के हर कॉर्नर में 14-15 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके भी इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो मैं एक थ्रू आउट एक टेक्निकल आदमी रहा हूँ और उसी के अंदर मैंने इन्वेंशन भी की हैं, डिस्कवरीज़ भी की हैं और उसमें मैंने अपनी रोटी भी कमाई है और साथ-साथ थोड़ा-सा सोशल काम भी किया है। क्योंकि जिस मुल्क से मैं आया हूँ, वहाँ पर भी लोगों में गरीबी है, तो जो मैंने 4 पैसे कमाता था, उसमें से थोड़े बहुत मैं वेलफेयर में भी करता था। वाइफ़ भी मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे कभी मना नहीं किया और मैं 3 लड़कियों का प्राउड फादर हूँ, जो यहाँ पर पैदा हुई हैं और वो मेरी तरह ही हैं, वो भी सोशल काम करती हैं और अपना सबकी सब उस एज में आ गई हैं कि आजकल वो घर में नहीं है, अपने-अपने परिवारों के साथ वो खुशी रहती हैं। अच्छी दूसरा बात। आपने हाँ, उनको हमने अपब्रिंगिंग यही की है, एक लिबरल थिंकिंग की अपब्रिंगिंग की है कि आप लोग फैनाटिक ना बनें और आप लोगों को एक चीज़ का पता होना चाहिए कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत लोग हैं और हमें राइट भी देखना पड़ेगा, लेफ्ट भी देखना पड़ेगा, ऊपर भी देखना पड़ेगा, नीचे भी देखना पड़ेगा और उसमें अपनी हैसियत जो है, वो थोड़ी-सी आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, ताकि आप किसी के काम आ सके और आपको लोग दूसरी नज़र से ना देखें। So I believe that they are doing it and I never heard anything wrong about them. रोल मॉडल्स की तरफ आते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी-सी सर्च की तो इंडिया में जो नौजवान हैं, उनके रोल मॉडल्स में उनके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उसके बाद फिर जो चंद नाम आए, उनमें ना आइंस्टाइन का नाम आया, फिर सुंदर पिचाई का नाम आया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, स्टीवन हॉकिंग जो एक हुँ, ब्रिटिश हुँ। साइंटिस्ट थे, फिर हुँ, हुँ। कुछ खिलाड़ी जो हैं, उनके नाम आए जैसे मिल्खा सिंह हैं, वो बहुत बड़े वो थे एथलीट थे, रनर थे। स्प्रिंटर थे, हाँ और जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो उस इलाके में पैदा हुए जो आज पाकिस्तान में है, डेरा उसमें मुज़फ्फरगढ़ में। बिल्कुल। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, लेडीज़ का तो मुझे काफ़ी नाम मिल गए। मसलन फ़ातिमा जिन्ना, जो जिन्ना साहब की सिस्टर थीं, बेगम लियाकत, राना लियाकत, जो लियाकत अली खान जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ़ थीं, फिर बेनज़ीर भुट्टो हैं। फिर एक बच्ची थी छोटी, जो जल्दी फ़ौत हो गईं, बड़ी जीनियस थीं, आरफ़ा करीम, हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही थीं वो। राइट। फिर जो लोगों के नाम लिए जाते हैं उस हवाले से वो हैं डॉक्टर ए.क्यू खान और इमरान खान। हुँ, हुँ। तो आपकी क्या इत्तला है? आप कैसे देखते हैं इन इन चीज़ों को? मेरा जो मानना है कि जो रोल मॉडल है, वो हमेशा एक इंडिविजुअल होता है इंसान का।
एक तो होता है कि रोल मॉडल जो स्टेट आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। मैं इम्पोज कर अगर देती है। इम्पोज़ करती है, मैं उसके आपको 2 एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। अ, स्कूल से लेके यानी यूनिवर्सिटी तक, स्कूल में हमें ज़बरदस्ती रोल मॉडल कौन दिया जाता था? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। हाँ जी, पंडित जी आज उनका चिल्ड्रन डे है और बापू साहब को उन्होंने मेरा बापू बना दिया। मैं मैं ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं इनको अपना रोल मॉडल मानता ही नहीं था और ना ही मेरे को इन्होंने इम्प्रेस किया। और ज़बरदस्ती स्कूलों की किताब में सिलेबस में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बुक हुआ करती थी, प्रॉमिसेस टू कीप। वो जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं वो उसके 2 सफ़े पढ़ के सो जाता था। वो मेरे लिए स्लीपिंग पिल का काम करती थी। लेकिन जो घर के अंदर मेरा रोल मॉडल था 13-14 साल की उम्र तक, वो मेरे मेरे फादर थे, वो मेरे चाचा जी थे, वो मेरे ताया जी थे। इवन माय ग्रैंडफादर आई अनलकीली आई वाज़ 4 इयर्स ओल्ड, 5 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। लेकिन फादर की वो जो यूनिफ़ॉर्म, उनका सोचने का ढंग, लोगों को रिक्रूटमेंट करना, सोशल सर्विस करनी, वो मेरा एक रोल मॉडल रहा। मैं उनको देखता था कि हाँ, ही इज़ समथिंग क्योंकि उनका उठना-बैठना, उनका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज मुझे इम्प्रेस करती थी और मेरे चाचा जी थे, वो भी आर्मी में थे। अगर आपने इंडिया न की न्यूज़ पढ़ी हो तो 2018 में 65 की वॉर के जितने भी लोग बच गए थे, उनको मोदी साहब ने जयपुर बुलाया था। तो उसमें मेरे चाचा जी थे, वो भी सर्वाइवर थे 65 की वॉर के, तो उनको जयपुर में मोदी साहब ने रिस्पेक्टफुली बुलाया गया। उनको अवार्ड मिला, लेकिन ही कुडन्ट सर्वाइव लॉन्गर 7-8 महीने के बाद ही ऑल्सो एक्सपायर्ड और मेरे ताया जी का भी यही हाल था, वो भी पुलिस में अफ़सर थे। तो वो मेरे घर में रोल मॉडल था। लेकिन चौधरी साहब वो रोल मॉडल मेरा चेंज होता गया। मुझे 1972 में मौका मिला भगत सिंह जी की मदद से मिलने का। मैं उनके पास गया, हमारी फुटबॉल की टीम थी जहाँ होशियारपुर में मेरे फादर पैदा हुए हैं, उससे कुछ दूर बंगा एक जगह है, वहाँ पर उनका गाँव है। हम लोग फुटबॉल खेल के उनके पास गए तब तो होता तो वो उनको राजमाता बोलते थे। तो मैं वो मेरी रोल मॉडल बनी। मैंने उनके जाके कहानियाँ सुनी, वहाँ पर नैरेटिव जो उनका बना, तो मेरा पहले तो था रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये मेरे रोल मॉडल उस टीनेज में भी रहे। लेकिन 72 में मैं टीनेजर नहीं था, आई वाज़ इन अ फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो मेरा हुँ, वो हुँ। एक रोल मॉडल बना और कुछ सालों के बाद मुझे एक चीज़ का और पता लगा कि मेरे फादर जो थे वो 62 की वॉर में फोर्ट डिव जो था, जो अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया था चाइनीज़ को, तेजपुर से ये बॉम्बडिला ये सब जगह से निकालने के लिए, उसमें मेरे फादर वाज़ इन सिग्नल रेजिमेंट। तो वो लोग जब वहाँ पर उन्होंने चाइना को काफ़ी जो आज की एलएसी है, वो ये फोर्ट डिव ने बनाई थी, जो आज जो मानी जाती है। तो वहाँ पर इस रेजिमेंट ने जो सिग्नल रेजिमेंट थी, इन्होंने कुमाऊँ रेजिमेंट में एक मेजर शैतान सिंह था। जिसकी जो विद द लास्ट बुलेट ही फॉट अगेंस्ट चाइनीज़ एंड द होल कंपनी डाइड। तो वो कुमाऊँ रेजिमेंट के थे, तो उनकी डेड बॉडीज़ को लाया, उनकी कहानियाँ हमें पता लगी कि ये कौन था, तो मेरा उस तरफ भी ध्यान गया कि ऐसे लोग भी हैं, जो एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और मैं मिसेज़ गांधी से भी इम्प्रेस था और मेरे साथ मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स वो भी थे। अ, इसके साथ-साथ कुछ स्पोर्ट के लोग भी थे, जिसे आपने नाम लिया ध्यानचंद जो थे, उनको मैं पर्सनली मिला हूँ। उनके वो भी सिग्नल्स में थे। तो मिल्खा सिंह जो हैं, वो भी मेरी नज़र में एक रोल मॉडल थे। इंदिरा गांधी जो थी, वो 71 बांग्लादेश की वॉर तक मेरी रोल मॉडल थी। मैं उनको फ़ॉलो करता था कि ये स्ट्रॉन्ग लेडी है। लेकिन वो एकदम से मेरी नज़र से गिर गई, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया और हज़ारों लोगों को जेल में डाला। तो मेरा रोल मॉडल जो था, वो मेरी ऐज के हिसाब से चेंज होता गया, ना? वो जब मैं साइंटिफिक अप्रोच में गया हूँ, तो मेरे रोल मॉडल जो है वो साइंटिस्ट मेरा उनकी तरफ अटैचमेंट हुआ। अब्दुल कलाम उसमें आते हैं, जिनको मैं बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ, जो अच्छे साइंटिस्ट मानता हूँ और उनके लिए लेकिन जो अ, जो वॉरियर थे, शिवाजी महाराज थे, राणा प्रताप थे,
इनकी तरफ भी जो रोल मॉडल जो इंडियन सोसाइटी का आज है, वो उस टाइम भी था। लेकिन उस टाइम पर इम्प्लीमेंटेशन थी सरकार की, बुक्स की, या आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो थे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस और मुस्लिम्स, उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया, उन्होंने मुगलों को हमारे हीरो बना दिया। हाँ, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, ज़रूर मैं मानता हूँ। उन्होंने अपब्रिंगिंग में वहाँ राज करने के लिए बिल्डिंग्स सब बनाई हैं। लेकिन वो अभी धीरे-धीरे मैं इंडिया में भी देखता आ रहा हूँ, यहाँ पर जो 60-65 हज़ार इंडियन रहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है फंक्शंस के ऊपर, उनका नैरेटिव चेंज हो गया। अब वो वो अकबर और ये जितने मुगल थे, उनके बारे में उनका इतनी अच्छी व्यू नहीं। चौधरी साहब। वो लोग जो हैं उन्होंने अपना रोल मॉडल जो है थोड़ा-सा वो जिस प्रोफ़ेशन में है, उसी में उन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा पैराडिग्मिक चेंज आया सोसाइटी के अंदर, जो मैं यहाँ पर इतने साल रहने के बाद उसको नोट कर रहा हूँ। जी। जी, पैराडाइम शिफ्ट आया है जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं इंडियंस। अच्छा, तो पाकिस्तान के जो हैं रोल मॉडल्स उनमें इंटरेस्टिंगली मलाला यूसुफजई का नाम भी आता है, लेकिन गैर मुल्की जब बात करते हैं तो उसमें आता है उनका नाम। पाकिस्तान में शायद ही कोई रोल मॉडल मानता हो, उनको बहुत ही कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन हमारे जो पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, इज अ सीनियर हुँ, पॉलिटिशियन, एक बयान में देख रहा था कि मलाला का जो जख्मी होना था वो एक ड्रामा था, यानी वो हुँ। जख्मी नहीं हुई, शी फेक्ड हर इंजरी और वुंड। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये है। तो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान और इंडियन नौजवान किस तरह से जो है वो डिफरेंट है उनकी अप्रोच इस हवाले से? ये कल अच्छा सॉरी परसों मेरा अच्छा डिस्कशन था यहाँ पर, ये 3 कंट्रीज़ का फोरम, उसमें फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में इसी रोल मॉडल, टॉपिक वाज़ नॉट अ रोल मॉडल, टॉपिक वाज़ एक्चुअली कि हम अपनी लाइफ़ में किसको फ़ॉलो करते हैं और उसका हमारे ज़ेन के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है। तो उसमें मेरी एक अफ़गानी यंग लड़के ने भी मुझसे क्वेश्चन किया, तो मैं एज़ ए कीनोट स्पीकर वहाँ गया था। तो उसका क्वेश्चन यही था कि हमारी ज़हनियत में जिसको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, उसका हमारे पे इतना असर है कि हम ब्लाइंड हो जाते हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बांग्लादेश का भी एक यंग लड़का था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो उनका रोल मॉडल उन्होंने कोई आज तक चुना ही नहीं है। ना तो उनका रोल मॉडल मोहम्मद जिन्ना था, तो ना ही लियाकत खान था, ना ही उनके रोल मॉडल जो वर्दियों वाले थे, उन्होंने उसके उनके ऊपर अपने इम्प्लीमेंटेशन किया, उनको दबा के रखा, उनको मनाते रहे। और जब टू नेशन थ्योरी में एक मुस्लिम स्टेट का कंस्ट्रक्शन हुई, यानी यहाँ की जो एक बहुत बहुत न्यूज़पेपर है, उसका नाम है FAZ, फ्रैंकफर्टर अallgemeine Zeitung बोलते हैं उसको। उसको यहाँ इंटेलेक्चुअल पढ़ते हैं। वो कहते हैं दुनिया में अगर कहीं पर पहले कोई इस्लामिक स्टेट बनी है, तो वो पाकिस्तान है। तो वो कहते हैं वो इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनने के बाद उनका रोल मॉडल कोई और हो सकता ही नहीं है। उनका रोल मॉडल इस्लाम से रिलेटेड लोग होंगे। अब आप पाकिस्तान में देख लीजिए आप, यंग जनरेशन जो है या मेरी एज के हैं या मेरे से छोटे वाले हैं, उन्होंने आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारे हमारे कंट्रीज़ में ये हथियारों के नाम उन लोगों के लिखे हुए हैं जो गधे खोतों पर बैठकर हमारे आए थे और वहीं से आए थे जहाँ आज पाकिस्तान है। मारपीट वहीं पे की, वहीं पे उन्होंने लड़कियों को उठाया, बेचा, रेप किया। उनके नाम पे हथियार बना-बना के वो दिखाते हैं। कहते हैं वो मिसाइल। कौन-सा मिसाइल्स, हाँ, वही उन्हें बनाए हुए हैं। पोर्ट के नाम रखे हुए हैं, बिन कासिम, जिसको यूरोप में कोई अच्छी नज़र से देखता नहीं है। वो कहते हैं ये रोल मॉडल वो तालिबान है, रोल मॉडल एक उन्होंने अपना अभी इमरान खान का आपने नाम लिया। यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न के लोग समझते थे कि एक यहाँ का पढ़ा-लिखा आदमी, जो यहाँ एक तरीके से वुमेनाइज़र भी था, एन्जॉय भी करता था लाइफ़, सारे उसने काम किए जो एक यंग जनरेशन का आदमी यहाँ पर कर सकता है। और वो वहाँ जाकर उसने अपना ऐसा मेंटालिटी चेंज की, वो तो बाकियों फ़ैनेटिक मुस्लिम से भी ज़्यादा एक मुस्लिम बन गया। जो जादू टोना में यकीन करता है, तो कहते हैं आप अपने मुल्क में
किसको एक रोल मॉडल बना सकते हैं? जो आपका न्यूक्लियर साइंटिफिक था उसको जेल में डाल दिया। यहाँ से दूर नहीं है, फ्रैंकफर्ट के पास ट्रांस न्यूक्लियर कंपनी वालों ने अपनी जो होम पेज है, उसमें लिखा है कि एक्यू खान ने यहाँ पर हमारे ब्लूप्रिंट चोरी किए हैं। तो यानी कोई भी आदमी अगर रोल मॉडल बनना चाहता है तो उसकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए जो क्लीन हो, जिसके अंदर एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हो या उसका एक सोसाइटी में एक रोल हो। ये ये दिस इज़ द बिगेस्ट डेफिसिट व्हाट पाकिस्तान इज़ फेसिंग एट प्रेज़ेंट। और ये जितने भी ये तालिबान, ये मौलाना, मुल्ला, ये मदरसे हैं, इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल कौम को अपना गिरफ्तार कर लिया है और उनका रोल मॉडल प्रोड्यूस ही नहीं करने देते ये। और दूसरी तरफ आप डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाएँ, जैसे इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ वाइब्रेंट नाम उसका लेते हैं। यहाँ पर अभी ये कई लोग कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है तो रोल मॉडल थोड़े से चेंज होने लगे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो रोल मॉडल बन गया है। पटेल साहब का नाम लोग लेने लगे हैं। तो पहले इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये इन सब के नाम लिए जाते थे जहाँ पर चले। अब इनका चेंज हुआ है। वो हिस्ट्री जो है उसमें जो आने वाली जनरेशन है, मेरी सिस्टर के आगे जो पोता-पोती हैं, उनके रोल मॉडल जो हैं वो नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी नहीं होंगे। उनके रोल मॉडल शायद सुभाष चंद्र बोस हों या लाला लाजपत राय हों या भगत सिंह हों या ये बनेंगे क्योंकि अब ये नैरेटिव जो है ये एक एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है। और मैं ये नहीं कह सकता, इतना मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझता कि मैं 20 साल के बाद इस रोल मॉडल का इंसान की ज़हनियत के ऊपर और उसकी इंटेलेक्चुअल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये एक जी, शिफ्टिंग हो रही है। जी जी, डॉक्टर साहब। अच्छा, भगत सिंह की आपने बात की, उनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है, वो यहाँ पे फैसलाबाद एक जगह है पाकिस्तान में, उसके जी, करीब है, जिसका नाम पहले लाइलपुर होता था। हाँ तो जी, उसके बाद फिर वो ईस्ट पंजाब शिफ्ट हो गई फैमिली। जी, अच्छा, आपकी बात हुई थी एक पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर से भी इस सिलसिले में, उसके जी। बारे में कुछ बताइएगा? मेरी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से एक बार डिस्कशन हुआ था और मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे भी थोड़ा-सा करता हूँ। उन्होंने भी इज़हार किया कि एक आधा कोई प्रोग्राम करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप उनको बुलाइए तो हम इस रोल मॉडल के ऊपर या और किसी टॉपिक के ऊपर हिस्टोरिकल बात कर सकते हैं। उन्होंने भी मैं एक मेरी बुक है, मैं उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा-सा डिस्कशन किया। ये एक है एग्ज़ीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। हुँ, इसके ऊपर मैंने इसको पढ़ उनकी बात सुनने के बाद आधी किताब पढ़नी बंद कर दी है। ये इतनी गलत लिखी हुई है किताब, जिसके अंदर उन्होंने एक बायस्ड टाइप ऑफ नैरेटिव तैयार किया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इस किताब में उसने ये चीज़ें लिखी जो बिल्कुल ठीक निकली और हुँ। म अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप वो ठीक पढ़ के निकली अपना या न गलत निकली? वो क्या कह सारा रहे हैं आप? इस किताब में बहुत झूठ लिखा हुआ है। अच्छा, है ना? ओके। हाँ, ये सतविंदर सिंह जस नाम का आदमी है। आप लोग कभी यूट्यूब पे या पीडीएफ इसको पढ़ सकते हैं। इसने क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो आदमी यानी अगर कोई समझाने वाला ना हो, तो आदमी इस पे यकीन करेगा। मैं भी हुँ, इसको पढ़ के मैंने डॉक्टर इरशाद साहब से पूछा, कहते नहीं जी एनु छड्डो ये तो बहुत झूठ हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लिखा है। देन आई केम टू नो सैड ओके आई हैव टू रीड इट नाउ। तो हाफ़ पढ़ने के बाद मैंने कहा ये मेरी ज़हन के ऊपर इसका असर होगा, मैंने इसको पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि ये एक एक सरदार जो है जिसने फैक्ट्स जो है उसको घुमा-फिरा के पेश करने की ट्राई की है। हुँ। तो लेकिन मेरा तो भगत सिंह की मदर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ तो उनके उन्होंने म्यूज़ियम छोटा-सा बनाया हुआ है। तो वो भी एक मेरा यानी मेरे लिए एक सौभाग्य जैसे हिंदी में बोलते हैं वो रहा है कि मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में एक बार देख लिया, उनके पैर छुए, उनसे बा डॉक्टर साहब ने जो अपनी लास्ट इंटरव्यू में यही डिक्लेयर किया था। आजकल पाकिस्तान में जो रोल मॉडल है, वो ये तालिबान है, ये मौलवी हैं और ये मदरसे हैं। ये रिलेटेड था और मुझे इस पे यकीन है कि यही है पाकिस्तान का रोल मॉडल। और अगर मैं यंग जनरेशन से बात भी करता हूँ, जो यहाँ पर हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, उनके वो भी इस चीज़ को इख्तियार करते हैं कि हमने इस चीज़ को बहुत देर तक रजिस्टर्ड ही नहीं किया। अब रजिस्टर्ड करने का टाइम भी नहीं है या बहुत लंबा एक प्रोसेस इसको स्टार्ट करना पड़ेगा।
और वो प्रोसेस क्या होगा, ये पाकिस्तान की जनता खुद डिसाइड कर सकती है कि क्या हम एजुकेशनल ढंग से जाएँ, क्या हम एक अच्छे इंसान बने या अच्छे मुसलमान बने। और यहाँ पर भी यही हाल है। आप यानी कितने हज़ार सर्बिया में पाकिस्तान की यंग जनरेशन वाले लोग मुल्क छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ पर असाइलम माँगते हैं, रास्ते में मर भी जाते हैं और करप्शन में भी फँसे हुए हैं। तो ये जब तक एक मुल्क का बैकग्राउंड एक सॉलिड फंडामेंट पे नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि ज़हनी तौर पे भी आदमी की डेवलपमेंट नहीं हो। ये बताइएगा कि यूरोप में जो नौजवान हैं, उनका उनके रोल मॉडल्स कौन हैं? क्या हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज़ जैसे शार्लेमेन थे जिनको कहा जाता था फादर ऑफ यूरोप, फिर नेपोलियन हो गए, जर्मनी में बिस्मार्क हो गए, इटली में गैरिबाल्डी थे। तो क्या इन लोगों को रोल मॉडल मानते हैं लोग? या मसोलिनी को भी सुना है मैंने कि मसोलिनी को भी कुछ लोग जो है एडमायर करते हैं, में जो फासिस्ट डिक्टेटर हाँ, थे इटली के, जिनको बिल्कुल, 1945 में हैंग कर दिया गया था। बिल्कुल। जिनके आपने अभी नाम लिए हैं, उनको एज़ ए हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। वो इनके रोल मॉडल अभी नहीं हैं। और आपने मुसोलिनी का नाम लिया है, जो आज इटली की पार्टी है, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, मिलोनी जो जिसकी प्रेसिडेंट है, वो आप उसको ये देखिए कि उसको बोला जाता है कि ये उस फ़ासिस्ट पार्टी का एक अंग है। और आप हंगरी चले जाइए, वहाँ पर रेक्स्ट राइट पॉपुलिस्ट पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। आप सर्बिया में चले जाइए, आप चेक रिपब्लिक में चले जाइए, स्लोवाकिया इसको बोलते हैं, उनकी कल या परसों वोटिंग हुई है, उन्होंने भी एक राइट विंग वाले को लिया है। तो उनके जो रोल मॉडल हैं, वो वही फ़ासिस्ट हैं, जिसका ये नाम नहीं लेते लेकिन उनको फ़ॉलो करते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ जर्मनी में, यहाँ पर भी जो एक नई पार्टी बनी है, उसका नाम है एएफडी, है ना? अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड बोलते हैं उसको। उनका जो रोल मॉडल है, वो बैकग्राउंड में देखा जाए तो हिटलर ही है। और इ य य आप यंग यहाँ पर एक धड़ा बना हुआ है। एक तो है राइट विंग जो बिल्कुल ही इन 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 इस लाइन पे चलता है, और दूसरा एक फार लेफ्ट है, जो हर चीज़ के खिलाफ है। तो क्लैशेस जो हैं इन दोनों के बीच में होते हैं, और तीसरा एक क्लैश और पैदा हो गया है, जिसमें फंडामेंटल इस्लाम आ गया। जो यहाँ पर क्लैन्स की फाइटिंग होती है, आपस में लड़ते हैं, मारते हैं, पुलिस की ज़ख्मी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिबरल जो इतनी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने इस तरफ ध्यान कम दिया, और इतना यानी फ्री वर्ल्ड की इनको लिबर्टी दे दी है कि ये उनके सिर पे नाचते हैं। और आपने एक अच्छा सवाल किया कि ये स्पेन में, इटली में, फ्रांस में ये सब डिक्टेटर हुए थे। इन डिक्टेटर्स के जाने के बाद जब ये वैनिश हो गए, तब एक एक सोसाइटी पैदा हुई थी। वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी थी। लेकिन धीरे-धीरे इस सोसाइटी में क्रैक आने स्टार्ट कर दिए। वो क्रैक आने की वजह इल्लीगल माइग्रेशन भी है, पॉवर्टी भी है, जॉब्स की प्रॉब्लम भी हो गई है, क्रिमिनैलिटी भी है। तो ये यहाँ के जो यंग जनरेशन की मैं आपको भी एक एग्ज़ाम्पल दे दूँगा, और मेरी ऐज के लोगों की भी दे दूँगा, दे अभी देता हूँ। वो सोचते हैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर वही है जो फॉरेनर्स के खिलाफ बोल रहा है, जो कहता है कि आपने हिजाब नहीं पहनना, तो जी रिफ्यूजीज़ को बाहर निकालो। ये एक पोलेमिक टाइप ऑफ कल्चर यहाँ हो रहा है, और इनकी जनरेशन जो है उसको फॉलो करती है, और यहाँ तक कह देते हैं कि जो नेक्स्ट पार्लियामेंट्री मैंडेट आएगा उसमें हमने तो यार राइट विंग वालों को ही वोट देनी है। एटलीस्ट वो बोलते हुँ, करेंगे या नहीं करेंगे कुछ और बात है। लेकिन उनकी तरफ इनका ध्यान चला गया है कि ये जो बोल रहे हैं, ये हमारे फ़ायदे में है। एक आदमी 40 साल नौकरी करने के बाद उसको पेंशन मिल रही है 2 ढाई हज़ार डॉलर, और एक असाइलम वाला आके यहाँ पर 3,000 ले रहा है, 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं, तो ये उसको बोलते हैं कि इसको कैसे रोका जाए? ना इसने काम किया, ना इसने टैक्स पे किया, ये मेरे से ज़्यादा इसको पैसे इ इसको एड क्यों मिल रही है?
एक ये नैरेटिव स्टार्ट हो रहा है और ये अभी तक इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए चौधरी साहब, रोल मॉडल यूरोप में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, अभी तक इनका कोई नहीं है। ये अपनी इंडिविजुअल फैसिलिटीज़ को देख के बोलते हैं कि अगर मैं इसको वोट डालूँगा, ये पार्लियामेंट में आएँगे तो जो मैं सोचता हूँ, ये उनके साथ मेरी इनकी मिलती है। और इनका उनके साथ कोई मतलब नहीं है। जैसे कल बोले कि गिरिबाल्डी था या बिस्मार्क था या हिंडनबर्ग था, नहीं, इनका रोल मॉडल जो है, वो पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ है, वो मेरे उसके साथ कितने विचार मिलते हैं, मेरे लिए वो क्या करने वाला है और मेरे मुल्क जो है उसको ओवर फ्लड होने से कौन बचा रहा है। अब तो ओवर फ्लडिंग हो रही है माइग्रेशन की, ज़बरदस्त है और वो इंटीग्रेट नहीं करते। तो ये चौधरी साहब एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप किसी यंग लड़के से, लड़की से पूछें कि आपका रोल मॉडल कौन है, you will not get an adequate qualified answer. ओके, अच्छा, पाकिस्तान के जो रोल मॉडल्स हैं उनकी मैं बात थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ मजीद। डॉक्टर अब्दुल सलाम, वो पाकिस्तान के वाहिद फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला और वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं इसलिए कि वो ही बिलोंग टू द अहमदी सेक्ट। तो उस वजह से जो है हमने उनसे फायदा नहीं उठाया। और बड़ी मजे की बात यह है कि एक एवरेज पाकिस्तानी से अगर आप पूछे ना तो वो कहेगा कि इंडियंस आर मच मोर बिगेटेड देन पाकिस्तानीज। लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हमने अपने अपने वाहिद साइंटिस्ट से जो नोबेल प्राइज जिसने जीता उसके साथ क्या सलूक किया। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया तो यहाँ पे एक जो तंजीम थी इस्लामी जमीयत तलबा, उन्होंने धमकी दी कि अगर डॉक्टर सलाम इस यूनिवर्सिटी में आया तो हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। तो इस तरह के जो रवैये हैं, और उसके बाद फिर जो है ये हुआ कि इटली में उनको इतनी ऑनर दी गई, यूरोप में इतनी ऑनर दी गई, बाकी दुनिया में इतनी ऑनर दी गई, तो पाकिस्तान में उनकी कोई खातर खा जो है इज्जत अफजाई नहीं हुई। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और इंडिया में तो अब देखिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की कितनी कितनी रिस्पेक्ट की गई, कितना ऑनर किया गया। आपने उनका लेक्चर भी सुना होगा जो यूरोपियन पार्लियामेंट में उनको कितनी रिस्पेक्ट से बिठाया गया और उनका लेक्चर जो उनका एक्सेंट था साउथ इंडियन, उस पे उन्होंने इसको एंजॉय किया। आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो आपका वो जो एमडीए उनकी नाम भी हटा दिया था यूनिवर्सिटी के सामने से। ये सब चीजें पाकिस्तान में हुई है, इसको तो झुठला नहीं सकते ना। डॉक्टर साहब, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स बिफोर वी क्लोज द शो? बस चौधरी साहब, ऐसे ही आप अपना प्रोग्राम इसी ऐसे इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे लेके आते रहिए और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी आऊँगा। एक मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि जब नेक्स्ट कभी हम मिलें, तो एक जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, उसके ऊपर हम एक कोई डिस्कशन करें। उनका एक रवैया और उनकी एक एटीट्यूड, अब इंडिया में भी लोग उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वेरी अनएजुकेटेड से लोगों ने कैमरा, माइक्रोफ़ोन पकड़ लिया है। तो ये भी एक इंसल्टिंग मैटर हो जाती है कम्युनिटी के लिए कि जो जो लोग कोई डिस्कशन में आना चाहते हैं या लेके माइक्रोफ़ोन, कैमरा स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी एजुकेशन। आई विल नॉट नेम दीज़ पीपल, लेकिन इन नेक्स्ट उसमें आप बैठेंगे, इसका इंटेलेक्चुअल बेस के ऊपर बहुत बड़ा असर है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गुड नाइट, टेक केयर।